Hello friends, welcome to the channel The Disciplined Reader. Our today's book title is The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. So let's start. एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो और जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से कोई खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदलें, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, जैसा भी आप काम करते हो, आप इस किताब को पढ़कर ये जान सकते हैं कि आप उसमें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर कैसे बनाएं, ये आप जानेंगे। और अगर आप एक बॉस हैं तो इस किताब को पढ़कर आप ऐसे टिप्स सीख सकते हैं जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। अबाउट दी ऑथर। स्टीवन कोवे एक अमेरिकन ऑथर, बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। टाइम मैगजीन ने इन्हें टॉप 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में डाला है। स्टीवन कोवे उटा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं और इनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बेस्ट सेलर रही है। इंट्रोडक्शन। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। यह किताब कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई ना कोई मतलब या कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? तो चलिए उन 7 हैबिट्स के बारे में जानते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का क्या मतलब है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रिंकल कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कोई रिस्पॉन्ड करें ये सीधा हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन में अफेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त हो या गरीबी, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरी हालत में भी बगैर कोई कंप्लेंट किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और वो लोग जो रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कॉवे जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों की भीड़ पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कॉवे उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उनकी नज़र में वह सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपने जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी था, और कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कॉवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहा है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपके वैल्यूज़ और आपके पर्पस से मैच होने चाहिए।
आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल ही जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरह हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते और आप ये भी भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन दिखाएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से हमारा मतलब है कि ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इन्फेक्टेड इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर करने में फालतू ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ को प्लानिंग चाहिए और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचो कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लो कि वो आपकी वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हो या फिर रिस्पेक्ट को? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को करें। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें बाकी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि उन्हें क्या करना है और कुछ लोग टू डू लिस्ट की। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज़रा सोचिए, इससे आप मोटिवेट होंगे। टाइम मैनेज करना नहीं बल्कि खुद को मैनेज करना चैलेंज है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सैंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इंपॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना ही पड़ा। सैंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सैंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा कि सैंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजंस की वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सैंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसीलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे ज़रूरी काम भी थे और इसीलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका किसी फैमिली मेंबर या किसी कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आप दोनों के लिए सही हो।
लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और ना ही उस पर आप हावी हो। अब दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कंप्लीट करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और आपका अपने किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात ऊपर रखी जाएगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें, अपने एम्प्लॉइज़ को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हो तो आपके एम्प्लॉइज़ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपका अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझाने की कोशिश करें और फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? और क्या आपने उनकी बात को सच में सुना भी था या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। एक अच्छी कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान आखिर कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर ही रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उसकी हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑटोमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑटोमेट्रिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑटोमेट्रिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपने चश्मे दे दिए और ऑटोमेट्रिस्ट ने कहा कि इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखता है और मेरे पास एक और जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा है, तो तुम ये वाली पहन सकते हो। उस आदमी ने ऑटोमेट्रिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी ज्यादा धुंधला दिखाई देने लगा। उस ऑटोमेटिस्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम कोशिश तो करो। तो इस पर उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑटोमेटिस्ट के चश्मे से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑटोमेटिस्ट ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर ऑटोमेटिस्ट अपसेट हो गया क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की मदद ही करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन ही नहीं करता और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनराइजेशन। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज हो जाते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं।
मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे आप कोई भी ग्रुप में हो, अगर आप में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ होती ही नहीं। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस को दूर करना ही नहीं चाहते, उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही हो, वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है। तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है कि अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप ही सही है और दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हो सकते हैं। जब आप दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन दी सा। शार्पन दी सा से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज करने से खुद को रिव्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के कई तरीके ढूंढ सकते हैं। अपनी डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक पूरी बुक पढ़ सकते हैं। और जो लोग बहुत बिजी हैं या बुक नहीं पढ़ सकते, उनके लिए हमने ये चैनल बनाया है। हमारे सोशल और इमोशनल एक्सेप्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशनल लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि अर्न योर नेबर लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए कि आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। अब इमेजिन करें कि जैसे आप एक जंगल में वॉक पर गए हैं और आपको एक आदमी नजर आता है जो छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है और आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है कि 5 घंटे हो गए हैं और अब मैं थककर पूरा चूर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता हो कि उसे अपनी आरी को शार्प करने की ज़रूरत है और आप उसे ये करने को कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास अपनी आरी को तेज़ करने का टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करने के लिए आरी को तेज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक इसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी है वो तो आपके पास है ही, बस आपको उन्हें शार्प करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। कंक्लूजन, आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। हैबिट नंबर 1 है
प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2 है एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। और हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। हैबिट नंबर 4 है विन विन सिचुएशन सोचें। हैबिट नंबर 5 कि अपनी बात समझाने की बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6 सिनर्जाइज करें। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 है अपने एसेट्स को शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 एंड 3 आपको अपना कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5, 6 दूसरों के साथ आपकी रिलेशन इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी ये अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। और जब भी आपका किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसा कि अरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि एक हैबिट है। तो इसी के साथ ये समरी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये समरी कैसी लगी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग द होल समरी।